अच्छा, सपोज ये एक बॉडी है ना, जिसका मास जो है वो m है और इसको हमने हीट प्रोवाइड की। हीट हमने कितनी प्रोवाइड की? सपोज Q हीट प्रोवाइड की। हीट को Q से डिनोट करते हैं नॉर्मली, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हीट को नॉर्मली Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया डेल्टा T। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब भी किसी बॉडी को हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसका टेम्परेचर चेंज डेल्टा T होता है, तो Q जो है वो डेल्टा T के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, और ये एक लीनियर रिलेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि Q हीट हमने प्रोवाइड की और टेम्परेचर चेंज डेल्टा T स्क्वायर हो गया, है ना, डेल्टा T चेंज होता है। अच्छा, फिर ये भी देखा गया कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो बॉडी के मास पे भी डिपेंड करती, ठीक है, और लीनियरली डिपेंड करती। तो मतलब जो हेवियर बॉडी है उसको सेम टेम्परेचर चेंज करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी जो है हीट और टेम्परेचर चेंज और हीट और मास, है ना, तो इससे रिलेटेड जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, m c डेल्टा T। तो c क्या है? उस स्पेसिफिक बॉडी की स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और इसको दूसरी तरह से हम लिखना चाहें तो c क्या हो जाएगा? Q अपॉन m डेल्टा T, ठीक। और इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल पर केजी पर केल्विन। तो किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट क्या हुई कि उस बॉडी को पर यूनिट मास एक यूनिट टेम्परेचर चेंज करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन अलग से लिख देते हैं। तो स्पेसिफिक हीट क्या हुई? तो स्पेसिफिक हीट क्या हुई? हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन विदाउट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी। विदाउट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि यदि ये सॉलिड बॉडी है तो सॉलिड बॉडी के फॉर्म में ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, उसको स्टेट चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी मतलब सॉलिड है तो सॉलिड रही बॉडी, है ना। यदि लिक्विड है तो लिक्विड ही रही, है ना, गैस में नहीं कन्वर्ट हुई, ठीक। अच्छा, अब इसमें 2-3 यूनिट्स आ गई, है ना, उसको आप देख लें कि हीट की एसआई यूनिट अपन ने क्या बोला? जूल्स है ना, जो जैसे काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट थी, है ना, हीट की भी वही यूनिट है। बट हीट की एक और यूनिट जो है वो यूज होती है, और वो क्या यूनिट है? कैलोरी, ठीक है। एसआई यूनिट जूल्स ही है, एसआई यूनिट जो है वो जूल ही है, बट एक और पॉपुलर यूनिट यूज होती है कैलोरी, है ना, क्वेश्चंस में भी कई बार आ जाएगी। और 1 कैलोरी जो है वो कितना है? 4.2 जूल्स के बराबर। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि 1 कैलोरी 4.2 जूल्स के बराबर। अच्छा, दूसरा क्या हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या बोला कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं टेम्परेचर जो है उसकी एसआई यूनिट है केल्विन, ठीक है। और सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच में रिलेशन क्या है? C जो है वो K प्लस 273 होता है, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन एक ये भी हो गया कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हम सेंटीग्रेड में मेजर करें चाहे केल्विन में मेजर करें, बात तो एक ही है ना। डेल्टा C जो है वो डेल्टा K के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर रिलेशन है दोनों के बीच में। ये जो है वो इस इक्वेशन से क्लियर है। तो जैसे कुछ जो कॉमन टेम्परेचर्स जो हैं, जैसे पानी फ्रीज होता है, हम बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, उस पर पानी फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाती, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन इक्विवेलेंट क्या हो गया? 273 केल्विन, ठीक है। आपका पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन इक्विवेलेंट क्या हो गया? 373 केल्विन, ठीक है।
अच्छा, अब देखते हैं यदि किसी बॉडी को हम हीट देने पे यदि बॉडी का स्टेट चेंज हो जाए, है ना, बॉडी जो है वो सॉलिड से लिक्विड हो जाए या लिक्विड से गैस हो जाए, है ना, तब कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको देखते हैं। तो अभी अपन ने एक प्रोसेस देखा जहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज होता है बॉडी का, पर स्टेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऐसे प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो हीट है उसको हम क्या बोलते थे, स्पेसिफिक हीट। अच्छा, अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंजेस, नो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस से रिलेटेड जो हीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। उसको डेफिनेशन के फॉर्म में, मतलब डेफिनेशन एज सच तो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में यदि उसका डिस्क्रिप्शन हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गई लेटेंट हीट, ठीक है। और लेटेंट हीट क्या हुई, हीट नीडेड टू चेंज द स्टेट, है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो यदि कोई बॉडी है जिसका मास m है ना, उसको हमने हीट दी, क्यू हीट दी, उसका स्टेट चेंज हो गया, सपोज ये सॉलिड फॉर्म में थी, बॉडी लिक्विड फॉर्म में हो गई, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उस प्रोसेस में, तो क्यू कितना हो जाएगा, ml, और L जो है वो लेटेंट हीट है, ठीक है। और ये लेटेंट हीट जो है वो दो तरह से डिफाइंड है, एक LF, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस केस में जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है। और दूसरी लेटेंट हीट कौन सी हुई, इसको हम बोलते हैं LV, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको। और जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये लेटेंट हीट हुई जब वो बॉडी लिक्विड से गैस में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक। सबसे जो कॉमन एग्जांपल है इस तरह के ट्रांजिशन स्टेट चेंज के, वो तो सिंपल ही है, जो हम सबसे फैमिलियर हैं उस ट्रांसफर से, उस प्रोसेस से, वो क्या हो गया, आइस, उसको हम हीट देते हैं, वाटर में चेंज होती है, और वाटर को हीट देंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा वाटर, ठीक है। पानी जो है वेपराइज हो जाता है, वाटर वेपर बन जाता है उसका। तो इस प्रोसेस को यदि हम विजुलाइज करना चाहें तो, है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको एक तरह से समझ सकते हैं। तो इन तीनों स्टेट्स को एक बार जरा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं। तो यदि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम विजुलाइज करें तो कुछ इस टाइप से इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपने को नजर आएगा। तो मेन पॉइंट इसमें जो देखने लायक हैं वो दो हैं, ठीक है। पहला तो क्या, सॉलिड्स में जो दोनों, जो पास पास के जो एटम्स होंगे उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, है ना, ये मैंने थिक सी लाल लाइन बना दी, ठीक। और ये बॉन्ड जो है वो लिक्विड के केस में कम होगा, सिंगल लाइन बनाई मैंने, और गैस के केस में नहीं के बराबर होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, सॉलिड्स के केस में एटम जो है वो पास पास हैं, लिक्विड के केस में थोड़ा दूर है, और गैस में तो, है ना, काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो दो चीज़ों के कारण बेसिकली डिफरेंस है स्टेट्स का, एक तो बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, और एक डिस्टेंस, ठीक है। तो यदि सॉलिड के एटम्स बनाएं तो कुछ इस टाइप से नजर आएंगे, ठीक है, और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है इनके बीच में। यदि लिक्विड के बनाएंगे तो थोड़े दूर नजर आएंगे, ठीक है, और बॉन्ड जो है वो वीक है, ठीक है। और गैस जो है, गैस का तो एक मॉलिक्यूल यहाँ नजर आएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ नजर आएगा, ठीक है। इससे भी कहीं ज़्यादा डिस्टेंस होता है एक्चुअल में
ये तो मैं केवल रिप्रेजेंटेशन पर्पज से बना रहा हूँ, है ना, बट आपको आइडिया लग गया बेसिकली, ठीक है। और आपस में इंटरेक्शन जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं। तो ये जो लेटेंट हीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम देखते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो इन एटम्स की, जो ये एटम जो भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, उसका वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए नहीं यूज हो रही है वो एनर्जी किस में यूज हो रही है? वो एनर्जी यूज हो रही है इस बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो रही है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसको तोड़ने में यूज हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस दूर हो जाएगा और इसको तोड़ करके, और बस उतनी ही भर हम एनर्जी दे रहे हैं कि बस ये बॉन्ड टूट जाए, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, केवल ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हम एनर्जी यूज करते हैं और स्टेट चेंज हो जाता है। और सेम चीज है ट्रांजिशन लिक्विड से गैस में जब होता है, तो सारी एनर्जी किस में यूज हो रही है? बेसिकली बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो रही, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो रही है, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में नहीं यूज हो रहा, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, अपने को ये आइडिया रहे कि भाई ये एनर्जी फिर यदि गई तो गई कहाँ, ठीक है। तो ये एनर्जी प्राइमरली, है ना, इन बॉन्ड्स को तोड़ने में काम आई। तो स्पेसिफिक हीट का और हीट का क्या रिलेशन देखा अपन ने? Q जो है वो है mc डेल्टा टी, और लेटेंट हीट के रेस्पेक्ट में जब स्टेट चेंज हो जाता है उस केस में m इंटू एल, ठीक। अच्छा, वाटर के रेस्पेक्ट में 3 इंपॉर्टेंट हीट के फिगर्स हैं, है ना, वो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रहता है कि कितना हीट रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए। तो जैसे पानी के केस में, यदि पानी को हम आइस से 1 ग्राम आइस ले लें, हम 1 ग्राम आइस ले लें, आइस से यदि वाटर कन्वर्ट होता है ना, 1 ग्राम पानी यदि बनता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, ये एल की बात कर रहे हैं, है ना, ये कितना होगा? ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। पर ग्राम पानी या आइस जो भी बोल रहे हैं उसको मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, ठीक। दूसरा है 1 ग्राम पानी को यदि हमको वेपराइज करना हो, है ना, 1 ग्राम वाटर वेपर, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो रिक्वायर्ड है वो कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक। 1 ग्राम पानी को यदि हमको पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है तो इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है ना, फिगर है, वो थोड़ा याद रहना चाहिए कि यदि 1 ग्राम पानी है उसका हमको टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक। तो 1 ग्राम वाटर के लिए 1 कैलोरी हीट जो है ना, उसका एक प्रिसाइज मेजरमेंट है। और प्रिसाइज मेजरमेंट कब होता है? जब पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 15.5 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, ठीक है। 1 डिग्री का चेंज हुआ। अच्छा, जैसे सपोज पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 61 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 1 कैलोरी लगेगी, है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। बट ये जो ट्रांजिशन है 14.5 से 15.5, इसमें जो हीट लग रही है ये 1 कैलोरी एग्जैक्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये तो क्लियर ही हो गया होगा कि भाई जैसे सपोज 2 अलग अलग बॉडी लाते हैं अपन क्लोज कॉन्टैक्ट में, एक का टेम्परेचर T2 है, एक का टेम्परेचर T1 है, और सपोज T2 जो है वो T1 से ज्यादा है, T1 से ज्यादा है, तो हीट जो है वो फ्लो करेगी T2 से T1, ठीक है।